सो माई सेल्फ डॉक्टर मनीष चौबे, वर्किंग इन आईसीयू अपेक्स मल्टी। तो अभी आज टॉपिक जो है वो इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, इंट्यूबेशन क्यों करते हैं, इंट्यूबेशन के क्या कंट्राइंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है और इंट्यूबेशन की इम्पोर्टेंस क्या है आईसीयू के अंदर, वो हम जानेंगे। सबसे पहले जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ABC सिखाते हैं, वैसे ही इमरजेंसी और आईसीयू में भी ABC होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। जिसने ये तीनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए वो इसने इमरजेंसी जीत लिया। तो इमरजेंसी के बेसिस पर सबसे पहले इंट्यूबेशन का काफ़ी महत्व होता है और इंट्यूबेशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले इंट्यूबेशन क्या होता है, इंट्यूबेशन क्या होता है वो जानेंगे। तो इंट्यूबेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के एयरवे को क्लियर करके उसके ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो इंट्यूबेशन सबसे पहले ये होता है कि हम लैरिंगोस्कोप यूज करके ईटी ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर डाल के उसके जो एयरवे है उसको करते हैं क्लियर, ताकि पेशेंट की ब्रीथिंग अच्छे से हो पाए। पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद से सपोर्ट अगर साफ नहीं ले पाता तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट से उसको ब्रीथिंग उसके पॉसिबल हो पाए। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। दिस इज़ ग्लव्स। तो सबसे पहले ग्लव्स यूज़ करना चाहिए। ग्लव्स 7.5 जिस आपका जो भी ऐसा आपका जो हैंड साइज है उसके हिसाब से ग्लव्स होता है, ग्लव्स लीजिए। फिर ग्लव्स के बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो उसमें चेक कीजिए उसका लाइट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखिए। लैरिंगोस्कोप साइज़ के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो इंट्यूबेशन में लैरिंगोस्कोप की जो ब्लेड होती है वो साइज़ 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। और ये जो साइज़ है वो मैक 4 है। तो मैक 4 साइज़ मोस्टली हम करते हैं यूज़ इन एडल्ट मेल में करते हैं, क्योंकि इसके जो ट्रकिया होते हैं काफ़ी अंदर होता है, तो एपिग्लोटिस को खोलने के लिए मैक 4 काफ़ी यूज़फुल होता है। और फीमेल्स में मोस्ट ऑफ ब्लेड नंबर 3 का यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये लैरिंगोस्कोप है, हमने इसकी लाइट ऑन की है और ये लाइट कंटिन्यू ऑन हो रही है, मतलब हमारा जो लैरिंगोस्कोप है वर्किंग है और हम सक्सेसफुली इससे इंट्यूबेशन कर सकते हैं। इंट्यूबेशन ना होने का एक मेन रीज़न ये होता है कभी कभी लाइट्स ऑन नहीं होती, पर ये लाइट ऑन है तो आप अच्छे से इंट्यूबेशन सक्सेसफुली पॉसिबल ही कर सकते हैं अच्छे से। फिर दूसरा जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है ईटी ट्यूब। तो ये होता है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब भी साइज के हिसाब से अलग अलग साइज और सेज का होता है। मोस्ट ऑफ अगर न्यूनेट्स में देखेंगे 2.5 से वो स्टार्ट होता है, 2.5, 3, 3.5 ऐसे करते करते वो 8 के आसपास आता है, 8.5 पे आता है। तो मोस्ट ऑफ जो कॉमनली हम एडल्ट मेल और फीमेल यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं 8 का ईटी ट्यूब हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी ईटी ब्लॉक रहता है लेकिन 8 का ईटी बहुत कम ब्लॉक होता है। आइडियली यूज़ करना चाहिए तो 8 का ईटी ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अगर डिपेंड करता है उसका साइज और प्रक्रिया कैसा है। अगर कोई देख रहा है इंटेंसिविस्ट तो वो जान सकता है कि उसका साइज छोटा अगर है तो 7 भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट का साइज एनाटॉमी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है ईटी ट्यूब। और ईटी ट्यूब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रकिया ओपनिंग नहीं होती तो हम बुगी के यूज से भी करते हैं। तो ये बुगी होता है, ये हम लोग बुगी डायरेक्ट डाल के फिर ईटी ट्यूब में स्टेलेट को इंसर्ट करके फिर हम सक्सेसफुली इंट्यूबेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी इंट्यूबेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले इंट्यूबेशन क्यों करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप आईसीयू में हैं तो आपको हर तरह के पेशेंट मिलेंगे जिनका ऑक्सीजन लेवल कभी कभी कम होता है। कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बड़ा हुआ होता है। 98% वाले ऑक्सीजन लेवल वाले पेशेंट्स को भी इंट्यूबेशन करते हैं, वहाँ तक कि 80% ऑक्सीजन लेवल जिसका होता है उसको इंट्यूबेशन नहीं करते। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 98% है लेकिन अगर पेशेंट का एबीजी किया हम लोग ने, जिसको हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैसेस करते हैं, अगर वो किया है उसमें CO2 का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, 200 पहुँच गया है, तो उसको इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो CO2 नार्कोसिस में चला गया है तो उसको CO2 वॉश आउट करने के लिए इंट्यूबेशन मस्ट होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि हम इंट्यूबेशन क्यों करें। आइडियल लोग सोचते हैं कि मुझे इंट्यूबेशन करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है। और अगर किसी पेशेंट का 80% है लेकिन अगर वो पेशेंट COPD का है या फिर एक्यूट ACI का है, ऐसे कुछ पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे उसको बाइपेप सपोर्ट से भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इंट्यूबेशन क्यों करना है, उसके इंडिकेशन क्या है। अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी उसको इंट्यूबेशन कर सकते हैं। पहले इंट्यूबेशन करना चाहिए उसको आइडियली। अगर कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, किसी का बाईपास वगैरह हो रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो कर सकते हैं इंट्यूबेशन उसमें।
और फिर ऐसे काफ़ी और भी चीज़ें होती है। अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल सडन ड्रॉप हो गया है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कॉन्शियसनेस उसको नहीं है, तो फिर उसको इंट्यूबेशन करना चाहिए। ये सब कुछ इंडिकेशन है कि इंट्यूबेशन क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अभी कोई पेशेंट समझ लीजिए आ गया है, अब पेशेंट अवेक है तो वो करने देता नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं मिडास। ये मिडास है, आइडियली मिडास का डोज जो है 1 cc यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट बॉडी वेट कैसा है उसके हिसाब से। तो मिडास यूज़ करना चाहिए ताकि पेशेंट का जो एक पेशेंट अगर फाइट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट अवेक हो रहा है, अगर हमको नहीं करने दे रहा है तो मिडास देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे गले में एक मक्खी भी आती है तो फिर हमको काफ़ी ज़्यादा हिचकी वगैरह आती है, हम करने देते नहीं है, तो बड़ी सी ट्यूब डालने में काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो इस तरह से मिडास यूज़ करके हम इंट्यूबेशन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्यूबेशन करने के बाद जब इंट्यूबेशन कर लेते हैं तो फिर ये होता है एयर वे होता है। एयर वे लगाने के बाद फिर ये ईटी कनेक्ट होता है। ईटी कनेक्ट हम लोग करते हैं, ईटी करते हैं हम कैथेटर माउंट से, और फिर कैथेटर माउंट से कनेक्ट करने के बाद ये होता है ब्रीथिंग फिल्टर होता है, ये कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो ब्रीथिंग, जो वेंटिलेटर की ब्रीथिंग होती है वो अलग होती है, पर ये फिल्टर करके मोस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो पास करता है। फिर इस फिल्टर से हम जो वेंटी की ट्यूब होती है उसको कनेक्ट करते हैं। वेंटी की ट्यूब कनेक्ट करने के बाद फिर वेंटी सेटिंग जो भी होती है, जो आइडियली पेशेंट को रिक्वायर्ड है, जो मोड पे देना है, ऐसा एमवी मोड है, सीएमवी मोड है, या फिर प्रेशर कंट्रोल मोड है, वॉल्यूम कंट्रोल मोड है, उस मोड पे हम पेशेंट को वेंटी सेटिंग पे रखते हैं। और अगर समझ ले कोई पेशेंट आ गया है लेकिन हमारे पास रेडी नहीं है, हम उस समय रेडी नहीं है करने के लिए, हमको पता नहीं कि पेशेंट आया कि नहीं आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एम्बू बैग। ये एम्बू बैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमको पता नहीं होता पेशेंट कब आ जाए, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट कभी आ सकता है। तो सबसे पहले उसका एयर बैग मेंटेन करने के लिए, ब्रीदिंग मेंटेन करने के लिए हमें ऐसे एम्बू बैग लेना है, और ये जो ट्यूब है उसको हम अपने ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगा देंगे, और फिर स्लोली ऐसे करके, जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सांस लेता है उसी तरह से उसको इस तरह से ऑक्सीजन देना है, ताकि जब तक आप ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं आपके जो असिस्टेंट है, आपके जो स्टाफ है, वो फटाफट कैसा है सब कुछ रेडी कर ले, तब तक पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बन जाती है और वो हाइपोक्सिया का शिकार नहीं होता, उसके ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहता है और सडन कोलैप्स नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसी होती है। सबसे पहले ये हमारे पेशेंट हैं, तो इन पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लैरिंगोस्कोप कैसे करते हैं, वो दिखाया था आपको। तो ये कोई आएगा असिस्टेंट, आ जाइए। स्टॉप करो, मम्मी जाते हैं। फिर ये हमारे पेशेंट हैं, ये पेशेंट अभी इमरजेंसी रूम में आए हुए हैं। मेन क्या होता है, अभी पेशेंट हमारे पास हैं और उसका डिफ़िकल्टी ऑक्सीजन लेवल है, आपको ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं मिल रहा है, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन ड्रॉप हो चुका है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट को पोजीशन देना पड़ता है। पोजीशनिंग के लिए पिलो निकालना पड़ेगा। मैंने ग्लव्स पहना है तो मैं पूरी तरह स्टेराइल हूँ, तो मैं अपने स्टाफ को बोलूँगा, सिस्टर ग्लव्स का क्या निकालो, पिलो निकाल दो, पिलो निकाल दो उनका पिलो निकल चुका है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इंट्यूबेशन मिस्टेक्स होती है वो होती है पोजीशनिंग की। तो पोजीशन आपका जो भी पेशेंट का जो हेड है वो आपके अम्बिलिकल रीजन के आसपास होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से पोजीशनिंग दे सके। फिर उनका जो सिर है उसको ऊपर कीजिए और जॉ को ऊपर करके, ताकि आपको ट्रेकिया से विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए। फिर ट्रेकिया का आपको सब जानना है कि ट्रेकिया किधर है, एक बार विजिबल होता है फिर लैरिंगोस्कोप लीजिए। सिस्टर लैरिंगोस्कोप लीजिए। मैंने ग्लव्स पहना है, मैं स्टेराइल हूँ, इसलिए लैरिंगोस्कोप का ब्लेड मैं खुद से लूँगा, ठीक है। ये मैक 4 का लैरिंगोस्कोप ब्लेड है और ये ब्लेड इस तरह से मुंह के अंदर जाता है और फिर पोजीशनिंग ऐसी होती है कि हम इसी ब्लेड से उसके एपिग्लोटिस को खोलने का ट्राई करते हैं और खोलते वक्त ऐसा प्रेशर देके इस तरह से लाइक अवे हमको लेफ्ट से पकड़ना है लैरिंगोस्कोप। अभी भी आइडियली जो लैरिंगोस्कोप हेल्ड करते हैं वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, और लैरिंगोस्कोप जो मुंह में डालते हैं टंग को दबा के वो उसको अप इन द स्काई पोजीशन में ऐसा टिल्ट करना है। ऐसे करने से ये ब्लेड की वजह से एपिग्लोटिस खुलता है और ट्रेकिया हमको तुरंत विजिबल होता है। जैसे ही ट्रेकिया विजिबल होता है वैसे ही तुरंत ईटी ट्यूब लीजिए। ईटी ट्यूब लेने के बाद फिर लॉक्स दो मेरे सिस्टर, लिग्नोकेन जेली इस पे अप्लाई करते हैं। लिग्नोकेन जेली अप्लाई करने के बाद इससे ट्रेकिया के अंदर डाल देते हैं। अगर विथ स्टिलेट इसका काफ़ी यूज़फुल है, स्टिलेट डालने के बाद ही होता है। उसके बाद जब एक बार ट्रेकिया के अंदर चला गया तो फिर सिरिंज के यूज़ से इसमें एयर पुश करके उसको हम लोग लॉक कर देते हैं
और जब निकालना होता है, एक्सट्रूड करना होता है, सेम एयर को बाहर निकाल के हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकिया हमको विजिबल नहीं होता, ट्रैकिया दिखता नहीं है, तो यहाँ पे ही आपको थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड कार्टिलेज होती है, उसको आप दबाएंगे तो ट्रैकिया प्रेस होता है, तो फिर आपको तुरंत विजिबल होता है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी होती है तो ये बूजी होता है, ये बूजी होता है। आप इस बूजी का यूज़ करके, क्योंकि बूजी बहुत पतली होती है और आइडियली अगर कोई ऐसा होता है जिनको इंट्यूबेशन नहीं आता, अगर उनको करना है तो बूजी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और बूजी स्लोली डाल के आप इसके ऊपर से ईटी ट्यूब का जो ये कवरिंग है इसको डाल के फिर आप बूजी को बाहर निकाल के भी सक्सेसफुली इंट्यूबेशन कर सकते हैं। अब इंट्यूबेशन करने के बाद ये हमारा ट्यूब अटैच हो चुका है, इसको हमने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद ये हमारा आता है कैथेटर माउंट आता है, इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट यहाँ से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद सेम ये फिल्टर होता है। फिल्टर करने के बाद ये हमारी वेंटी है, वेंटी जो ट्यूब है, ट्यूब से इसको कनेक्ट करते हैं। सॉरी, दिस इज वेंटी। तो वेंटी से फिर हम ये ट्यूब को कनेक्ट करते हैं। ट्यूब कनेक्ट करने के बाद फिर पेशेंट को उसके बॉडी के हिसाब से जो भी उसको सेटिंग लगने वाला है, CMV जो भी मोड लगने वाला है वो करेंगे। और फिर एक बार कनेक्ट हो गया, फिर ये होता है कि आप कैसे उसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए ऐसे ही आप उनके फेस पर लगाएंगे, फिर ट्यूब को आपको रोल करते करते ऐसा करना है, ऐसी इस तरह से बांधना है कि वो खुल ना जाए। फिर इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को अगर आप कर रहे हो तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सक्शन करता है, क्योंकि ओल्ड एज अगर पेशेंट है तो काफ़ी ज़्यादा उनका ओरल अनहाइजीनिक होता है, मेंटेन नहीं करते, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग के अंदर सिक्रेशन वगैरह आते हैं। तो ये हमारा कैथेटर ट्यूब वगैरह है, इसको कैथेटर से अटैच करके, दिस इज कैथेटर, इससे हम कैथेटर से जो है इनका सक्शनिंग सब अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉपर सक्शनिंग कर सकते हैं। प्रॉपर सक्शनिंग करने के बाद फिर अब आप एयरवे अटैच करके सब कुछ हो चुका है, तो आप फिर अभी पेशेंट को आइडियली जैसा आपको देना है वैसे आप सेटिंग करके उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोवाइड करने के बाद स्टेतो लीजिए, दूसरा स्टेतो दो, फिर स्टेतो लेके फिर आप उनके लंग्स की एयर एंट्री चेक करेंगे। बायलैटरल लंग्स की एयर एंट्री कैसी है वो देखेंगे। दोनों साइड से लंग्स को जो है यहाँ से यहाँ पे और हर एक उसके चारों लोब के पास से अच्छे से सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ बायलैटरल बोथ एंट्री इक्वल है तो फिर आप तुरंत आप एक बार श्योर हो जाएंगे, हाँ चलो मेरा इंट्यूबेशन हो चुका है, फिर आगे आप मैकेनिकली उसको इंट्यूबेशन दे सकते हैं। और आइडियली जो भी ट्यूब का साइज होता है वो हम 22 to 24 के बीच में ही रखते हैं, उसके ऊपर जाते नहीं हैं। उसके बाद ये हमारा स्टेतो आ गया है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है। अभी स्टेतो से हम उसके लंग्स को आस्कल्टेट करेंगे। आस्कल्टेट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि बोथ साइड जो भी है वो एयर एंट्री इक्वल है। इक्वल होने के बाद आप एयर एंट्री दोनों इक्वल है तो आप समझ जाएंगे हाँ चलो इक्वल है, अभी वेंटी से अटैच हो चुका है, पेशेंट को ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपको एक एक्सरे करना पड़ेगा। आप एक्सरे करके देखिए कि आपका ट्रैकिया के अंदर की कहाँ तक वो गया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम करते हैं, हमको एंट्री भी इक्वल मिलती है, लेकिन वो जो ट्रैकिया के अंदर हमारा 82 गया रहता है वो केवल एक ही लंग्स को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन दूसरे लंग्स को नहीं पहुंचता। तो फिर वेंटिलेटर करने के बाद भी वो हाइपोक्सिया में ही रहेगा, पेशेंट का CO2 वॉश आउट नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ये सब होती है। और दूसरी चीज़ें होती है कि इंट्यूबेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि आपने अगर ये ब्लेड लिया हुआ है, लैरिंगोस्कोप ब्लेड लिया हुआ है, आप उससे कर रहे हैं तो लैरिंगोस्कोप ब्लेड काफ़ी शार्प होता है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपको लैरिंजियल ब्लीड हो सकता है। पेशेंट के इसोफेगस में या फिर पेशेंट के किसी भी अंदर विसरा में ना ब्लीडिंग हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं। आप अगर बुगी यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है। दूसरा होता है कि पेशेंट ट्यूब को चबा सकता है, इसलिए आपको एयरवे कभी भी उसको डाल के उसको सिक्योर करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूबेशन। थैंक यू वेरी मच।